अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अलेक्जेंडर डुमास के नावल के बारे में बात करेंगे। ये नावल सन 1844 में अलेक्जेंडर डुमास ने लिखा था। अलेक्जेंडर डुमास फ्रांस के एक बहुत बड़े नावलिस्ट हैं और ये इनका एक अजीम नावल है। इसके ऊपर हॉलीवुड में तकरीबन 6 से 7 मूवीज़ बन चुकी हैं। सन 1934 से लेकर 2024 तक इसके ऊपर 6 से 7 मूवीज़ बनी हैं और इनमें जो सबसे अच्छी मूवी वो 2002 में आई थी, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। और इस मूवी के अंदर जेम्स हैवल और ग्रे प्राइस ने अदाकारी की है। ये एक एवरग्रीन मूवी है, लाजवाब मूवी है। अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा तहकीकी कोई वीडियो देखना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप वो मूवी एक दफ़ा ज़रूर देखें। ये मूवी यूट्यूब पे इसके ऊपर काफ़ी कंटेंट बने हुए हैं काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो नावल के ऊपर, लेकिन मैं जो आपको इसके ऊपर मालूमात देने जा रहा हूँ ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो गई। तो मेरा बताने का मकसद आपको ये कि मैंने इसके ऊपर एक अलग से तहकीक की और मैं ये जानना चाह रहा था ये एक नावल है या कि ये किसी हकीकी ज़िंदगी या किसी हकीकी शख्सियत से मुतासिर होकर अलेक्जेंडर डुमास ने लिखा है। तो मुझे पता चला कि ये हकीकत में एक शख्स था, उसका नाम पैरे पिको था। पैरे पिको एक नॉर्मल सा इंसान था। वो फ्रांस में जूतों का काम करता था। उसकी थोड़ी बहुत जायदाद थी। उसके उसका मसला ये था कि उसकी ना एक शादी होने लगी थी अपनी एक अमीर औरत के साथ। उसके जो दोस्त थे वो उससे हसद खोर हो गए और उन्होंने बुग़्ज़ में आके उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दायर करवा के मजिस्ट्रेट से मिलके और उसको ना 7 साल की जेल करवा दी थी। अच्छा, तब गद्दारी का मुकदमा कैसे हो जाता था? गद्दारी का मुकदमा इस वजह से हो जाता था कि उस वक़्त नपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का उस वक़्त एक अजीम जनरल था और बादशाह भी रह चुका था, वो उस वक़्त उसकी हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया गया था और वो वहाँ से भगोड़ा बन के फ़रार था फ्रांस से। तो फ्रांस में उसके साथ बातचीत करने वाला, उसकी मदद करने वाला, उसके साथ खतो खताबत करने वाला, उसका कोई भी काम करने वाला बंदा गद्दार साबित होता था। तो नपोलियन बोनापार्ट की वजह से जो काफ़ी बंदे पहले भी जेलों में कैद थे और वो गद्दारी के मामले में थे, उन्हें उसके दोस्तों ने इस बात से फ़ायदा उठाया क्योंकि वो कमज़ोर बंदा था और उसको कुछ ज़्यादा लोग भी नहीं जानते थे। तो उसके दोस्त काफ़ी अमीर थे, तो उन्होंने उसको फंसा दिया और वो जेल में चला गया। अब अल्लाह ताला की हिकमत देखें यहाँ पे जेल में उसके साथ क्या होता है। जेल में वो उसे एक बूढ़ा शख्स मिलता है जो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है। वो उसको पढ़ना लिखना सिखाता है, उसको ज़िंदगी के आदाब सिखाता है, उसको मैथ, फिज़िक्स, स्विक्स सारे मामला जो भी तलीम के होते हैं वो सिखाता है। उसके बाद वो बूढ़ा शख्स जब मरने के करीब होता है तो वो उसको बताता है कि अगर तू ज़िंदा इस जेल से बाहर निकला तो मैं तुझे एक राज बताता हूँ। मुझे ख़जाने का पता जो इटली में दफन है, और अगर तू यहाँ से ज़िंदा निकल जाए और तुझे वो ख़जाना मिले तो तू इसे इंसानियत की फलाह मबूद के काम करी और दोबारा कोई ऐसा जुर्म ना करी कि जिसकी वजह से तू दोबारा जेल में आए। ये वो बूढ़ा शख्स उसको आखिरी नसीहत करता है। अब प्यारे पीको नाम का जो शख्स होता है वो जेल से बाहर निकल रहा है। 7 साल जेल कैद 7 साल वो कैद रहता है। जेल काटने के बाद वो इटली जाता है, वहाँ से जाके वो ख़जाना दरियाफ्त कर लेता है। उससे एक बड़ा ख़जाना मिल जाता है। वो दोबारा फ्रांस आता है। फ्रांस आके जब वो देखता है कि उसे पता चलता है उसके दोस्त पेरिस जा चुके हैं और वो वहाँ पे एक लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं और उनका काफ़ी कारोबार भी है, तो उसे बड़ा दुख होता है। वो वहाँ पे जाके पेरिस में एक बड़ी हवेली ख़रीदता है, वहाँ पे नौकर चाकर बनाता है अपने, और वहाँ पे जो पेरिस के अशरफिया लोग होते हैं ना उनको वो अपने यहाँ पार्टी पे बुलाता है। जब सारे लोग वहाँ पे पार्टी पे आते हैं उसके दोस्त भी उस पार्टी में आते हैं, वो उनको भी इन्वाइट करता है। तो दोस्त तो खैर लालची होते हैं आगे, और वो तजस्सुस पैदा होता है कि यार ये इतना अमीर शख्स है तो हम इससे दोस्ती करें। तो वो तो पैरे पिको तो आगे चाह रहा होता है कि मुझसे दोस्ती करें, तो पैरो पिको से वो जैसे दोस्ती करते हैं तो पैरो पिको उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाता है, उनकी घरेलू फैमिली बातों में इन्वॉल्व होता है, उनकी कमज़ोरियाँ जानता है और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे अपना इंतकाम लेना शुरू करता है। जो सरकारी दस्तावेज़ हैं उसके मुताबिक, जो पुलिस ने रिपोर्ट तैयार की थी उसके मुताबिक, एक शख्स को उसने जहर दे के मार दिया था, दूसरे के कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करके उसको कंगाल कर दिया था, तीसरे को उसने फेस टू फेस खुद मारा था। अब इसके बाद तारीख खामोश है, पैरे पिको का पता नहीं चलता, लेकिन एक जगह पे ये भी है कि जिन दुश्मनों को उसने मारा था उसमें से एक के बेटे ने उसको मार दिया था कैद करके, लेकिन ये कोई अथेंटिक बात नहीं है। असल में पैरो पिको का किसी को पता नहीं चला वो किधर गया अपना इंतकाम लेने के बाद। खैर, अलेक्जेंडर डुमास को इस कहानी का कैसे पता चला? अलेक्जेंडर डुमास को उसके एक दोस्त ने इस कहानी के बारे में बताया और उसके बाद उसको पुलिस के आर्काइव और दस्तावेज में भी ये स्टोरी मिली। तो उसके बाद वो पैरे पिको की स्टोरी से मुतासिर होकर उसने काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो नावल लिखा और उसके अंदर उसने अपनी किरदार कशी भी की और मुख्तलिफ किरदार डाले। और क्योंकि नावल्स को उसने ज़्यादा ड्रामाई अंदाज में पेश किया है और उसके अंदर धोखा, इंतकाम उसने एक्सट्रीम लेवल पर जाकर दिखाया, तो बहुत लाजवाब नावल लिखा है और बहुत बेहतरीन नावल है। इसके ऊपर आफ्ताब इकबाल के शो में भी बात हो चुकी है। आफ्ताब इकबाल ने भी इसको स्टडी किया था और वो इसके ऊपर उसने पूरा एक अपना शो किया हुआ है खबरनाक में। तो अच्छा, अब हम अपने स्टोरी की तरफ चलते हैं। अब मैंने हकीकीपन से मंजर आपको बयान कर दिया। अब मैं आपको जो नावल की स्टोरी है और जो फिल्म का खुलासा वो बयान करूँगा। फ़िल्म शुरू होती है
एक समुद्री सफ़र के दौरान जिसके ऊपर एक क्रू होता है, माल ब्रदर जहाज़ के ऊपर वो सफ़र कर रहे होते हैं, उनका कप्तान जो वो काफ़ी शदीद बीमार हो जाता है। अब कप्तान की जान को बचाने के लिए एक फर्स्ट मेट होता है, एक सेकंड मेट होता है। जो फर्स्ट मेट होता है वो डेंगलर होता है, जो सेकंड मेट होता है वो एडमंड डोंटिस होता है। एडमंड डोंटिस इस कहानी का मेन किरदार है, इसके गिर्द ही सारी कहानी घूमनी। और डेंगलर का नाम भी आपने याद रख लें, डेंगलर जो है वो आगे जाके उसका भी एक बहुत अहम किरदार है इसमें। अच्छा, एक और शख्स मौजूद होता है जो इस कंपनी के हाफ शेयर्स का मालिक होता है, उसका बेटा होता है फर्नांड डेंगो। वो एडमंड डोंटिस का बचपन का दोस्त होता है और ये बचपन से ही दोनों दोस्त होते हैं। और क्योंकि फर्नांड जो मालिक का बेटा होता है और जो एडमंड डोंटिस होता है वो एज ए वहाँ पे वर्कर काम कर रहा होता है जहाज़ में, लेकिन दोनों दोस्त होते हैं, इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती होती है। अब कप्तान बीमार हो जाता है तो एडमंड डोंटिस को कप्तान से हमदर्दी होती है, क्योंकि ये एक नेक शख्स होता है, साफ दिल होता है, तो वो उसको बचाने की कोशिश करता है। तो जो उसका फर्स्ट में डेंगलर होता है वो उसको रोकता है, वो कहता है कि हम जा किनारे पे नहीं जाएंगे, वहाँ हमें चोरियाँ डाकू वहाँ पे मर सकता, कोई भी मामला हो सकता है और हमारी मुहिम खतरे में डाल सकती है। तो एडमंड डोंटिस फैसला करता है कि मैं नाव के ज़रिए कप्तान को किनारे तक लेके जाऊँगा और वहाँ पे इसका इलाज वगैरह करवाऊँगा। वो कप्तान को किनारे पर लेके जाता है नाव में रख के, और वहाँ पे पहुँच के वो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उस जगह पे एक किला होता है। अब किले में जाके वो उसका इलाज वगैरह करवाते हैं, तो लेकिन कप्तान नहीं बच सकता, वो वहाँ पे मर जाता है। अब किले में एडमंड डोंटिस को नहीं पता होता कि यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट मौजूद है और इस किले में वो रह रहा है। अब नेपोलियन बोनापार्ट एडमंड डोंटिस और उसके दोस्त फर्नांड डेगो से मिलता है और उसको कहता है कि तुम्हारा जो कप्तान है वो मर चुका है। और इसने में वो एडमंड डोंटिस को कहता है कि मेरी बात सुनो। वो उसको किले की दीवार के पास बाहर ले जाता है और वहाँ पे जाके उसको कहता है कि मेरे पास एक इमानत है जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, ये तुमने फ्रांस में जाके मेरे एक दोस्त को देनी है और उसका नाम इस क्लैरियन है, तो वो तुमसे आके खुद ही ये ख़त मांगेगा, तुमने उसको तभी देना। तो इसके अंदर ख़तरे वाली बात कोई नहीं है। अब एडमंड डोंटिस एक मासूम शख्स होता है, उसको क्या पता कि मैं इस मामले में मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है या मैं फंस सकता हूँ। खैर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं, वो अपने जहाज़ पर पहुँचते हैं, वहाँ से वो मार्से की बंदरगाह पे पहुँचते हैं। वहाँ पे जो शिपिंग कंपनी का मालिक होता है उससे जाके जब वो मिलते हैं तो वहाँ पे जो फर्स्ट मेट होता है वो एडमंड डोंटिस, जो सेकंड मेट एडमंड डोंटिस होता है उसकी वहाँ पे बुराई करता है। वो कहता है कि इसने हमारी मुहिम को खतरे में डाला और कप्तान की जान बचाने की खातिर इसने जहाज़ से नाव को ले हमें वहाँ पे रुकना पड़ा, और उसे ऐसे मामला सारे बयान करता है। तो वहाँ पे जो शिपिंग कंपनी का मालिक होता है वो कहता है कि जान तो तू अपनी बचा रहा था जहाज़ पर रह के, इसने तो एक नेकी का काम किया, अपने कप्तान की जान बचाना चाहिए। तो वो एडमंड डोंटिस को तरक्की दे के कप्तान बना देता है और उसे डेंगलर को कहता है कि अब तू इसके नीचे काम करेगा। अच्छा अब दोस्तों, यहाँ पे डेंगलर जो है वो सोचता है कि मैं तो प्रमोट होने के बजाय डिमोट हो गया हूँ, और वो बड़ा परेशान होता है और उसको बड़ा गिल्ट फील होता है। और जाहिर बात है, एक बंदा आपसे नीचे और वो यकदम आपसे ऊपर आ जाए तो हर बंदे को ये महसूस होता है। तो खैर उसके बाद जो डेंगलर होता है वो बाहर चला जाता है शिपिंग कंपनी के मालिक से लड़के, और जो एडमंड डोंटिस होता है वो तो खुश हो जाता है। एडमंड डोंटिस और फर्नांड डेंगो ये बचपन के दोस्त मैंने आपको पहले बताया था। अच्छा, अब इनकी एक दोस्त होती है, उसका नाम मर्सिडीज़ होता है। मर्सिडीज़ एडमंड डोंटिस से प्यार करती होती है, एक लड़की होती है, और जो फर्नांड डेंगो होता है वो भी मर्सिडीज़ को पसंद करता होता है। अब जो कि फर्नांड को पता चल जाता है कि एडमंड कप्तान बन गया, तो अब मर्सिडीज़ और इसकी शादी हो जाएगी, क्योंकि एडमंड ने मर्सिडीज़ से वादा किया हुआ था कि मैं जैसे ही कप्तान बनूंगा मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब फर्नांड ये नहीं चाह रहा था कि शादी हो, और वहाँ से डेंगलर को भी मसला था। तो ये दोनों आपस में मिलते हैं, ये एक दूसरे को पहले से जानते होते हैं। तो ये वहाँ पे फर्नांड डेंगलर को ख़त के बारे में बताता है। अब जब वो ख़त के बारे में बताता है तो ये प्लानिंग तैयार करते हैं और इलाके के मजिस्ट्रेट के पास जाके उसको कहते हैं कि हमारे पास एक बंदा है और हमारे पास एक खुफिया मालूमात है, नेपोलियन का ख़त है और वो उस बंदे के पास मौजूद है, हम आपको उस बंदे का बता देते हैं। वहाँ पे एडमंड डोंटिस अपने घर में शादी की तैयारियाँ वगैरह कर रहा होता है, और इतने में वहाँ पे फ्रांसीसी पुलिस आती है, उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। उसको कुछ भी पता नहीं चलता। वो वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट उसे कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है कि जो तुम्हें किसी ने दी हो यहाँ पे किसी को देने के लिए। उसने कहा हाँ, मुझे नेपोलियन ने ख़त दिया था, वो मेरे पास मौजूद है, लेकिन वो मैंने किसी को दिया नहीं है। अब मजिस्ट्रेट उससे पूछता है कि दिखाओ वो ख़त। वो ख़त उसे दिखाता है, वो ख़त पढ़ता है, वो कहता है इसके अंदर फ्रांस के मतलब बहुत सी जानकारी, सीक्रेट जानकारी है, तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ थी, तो शुक्र है अभी मेरे हाथों में आ गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। खैर तुम बहुत ज़्यादा मासूम शख्स हो और तुम बेवकूफ़ भी हो, तो मैं इससे ज़्यादा तुम पे कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता, तो तुम अब जा सकते हो। वो जाने लगता है तो उससे पूछता है कि तुम्हें ये ख़त किसको देना था तुमने। उसने कहा मिस क्लैरियन। तो मजिस्ट्रेट जो होता है वो परेशान हो जाता है ये नाम सुन के। वो कहता है कि मिस क्लैरियन, तो जैसे कि मजिस्ट्रेट मिस क्लैरियन को जानता हो या उसका कोई अजीज या रिश्तेदार हो,
तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट उसको रोकता है, उसे कहता है रुको, मैंने तुम्हारे लिए अपनी बग्गी मंगवाई है और मैं तुम्हें अब उसके अंदर भेजूंगा, तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई है। वो अपनी बग्गी मंगवाता है, शाही बग्गी के अंदर उसको बिठाता है। तो वो वहाँ से उसको सीधा शैडो डीप की जेल में ले जाते हैं, जो कि बदनामा ज़माना जेल थी और ये फ्रांस के एक टापू पे बनी हुई जेल थी। तो वो जेल में अब कैद हो जाता है। वो उस जेल का नाम शैडो डीप है। शैडो डीप जेल में वो जो नावल की स्टोरी के मुताबिक वो 13 साल तक कैद रहता है। अब नावल की स्टोरी के मुताबिक उसको वहाँ पे एक बूढ़ा शख्स मिलता है, उसका नाम एबे फारिया होता है। और वो क्या किस वजह से कैद होता है, ये वो इस वजह से कैद होता है कि वो एक बहुत ही अमीर शख्स स्पार्टा का खिदमत गुजार होता है। तो स्पार्टा के पास एक बहुत ज़्यादा दौलत हो रही है और एक ख़जाना होता है स्पार्टा के पास। तो जब स्पार्टा मर जाता है तो अब नेपोलियन एबे फारिया से को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि स्पार्टा का खजाने का तुम्हें पता है, तुम उसके साथ इतने साल रहे, मुझे उसके खजाने के बारे में बताओ। तो स्पार्टा उसके अपना एबे फारिया से कहता है कि मुझे स्पार्टा के खजाने के बारे में कोई नहीं पता। नेपोलियन को गुस्सा आता है और वो उसको शैडो डीप जेल में कैद कर देता है और कहता है कि जब तुम्हें याद आ जाए तब तुम मेरे पास आना। खैर अब वहाँ पे नेपोलियन की हुकूमत का तख्ता उल्टा जा चुका होता है और वो गरीब अभी तक कैद होता है। खैर वो बहुत बूढ़ा और बहुत कमज़ोर हो चुका होता है। तो वो यहाँ पे एडमंड डोंटिस को ख़जाने के बारे में एक नक्शा देता है और सारी मालूमात बताता है। अच्छा, अब वो जेल से कैसे निकलता है वहाँ से, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़े तरीके से जो ना मूवी उसके अंदर फिल्माई गई है। अब सीन ये होता है कि इन दोनों ने अपने जो सेल्स होते हैं ना, इसके दरमियान एक दीवार होती है। तो दीवार से वो खुदाई कर रहा होता है जो एबे फारिया बाहर की तरफ। तो वो इत्तेफाक से खुदाई करता करता जो एडमंड डोंटिस का सेल होता है ना, वहाँ तक आ जाता है। जब उधर आता है तो वहाँ पे एडमंड डोंटिस को दीवार के पार से आवाज़ आती है। तो वो भी वहाँ से पत्थर वगैरह दीवार के हटा के देखता है तो सामने एक बूढ़ा शख्स होता है। अब यहाँ से एबे फारिया और उसका सेल एक दूसरे का दोनों का एक रास्ता बन गया। अब उसके सेल में आ सकता था, अब उसके सेल में आ सकता था। अब वहाँ पे एबे फारिया उसकी तलीम तरबियत करता है, उसको तलवारबाजी सिखाता है, सारे मामला सिखाता है। उसके बाद एबे फारिया जो है ना, वो एक दिन ये दोनों बातचीत करते हैं। ये कहते हैं कि अब हम ना बाहर की तरफ सुरंग खोदेंगे और हम यहाँ से आज़ाद होंगे। तो ये सुरंग खोद रहे होते हैं। सुरंग खोदने के दौरान सुरंग जो नीचे गिर जाती है उसकी मिट्टी, और जो वो बूढ़ा शख्स होता है उसके नीचे दब जाता है। वो जब दब जाता है उसके नीचे तो वो ज़ख्मी हो जाता है। एडमंड डोंटिस उसको उस सुरंग से बाहर निकालता है और वो मरने के करीब होता है। तो वो उसको कहता है कि वो एक पत्थर है, उसके नीचे से एक नक्शा निकालो। उस पत्थर के नीचे एक नक्शा पड़ा होता है, वो नक्शा उसके बाहर लाता है। कहता है ये खजाना असल में है और जब तुम इस खजाने को पालो तो इंसान की फलाह व बूझ के लिए काम करना और दोबारा को ज़िंदगी में ऐसा काम ना करना कि तुम्हें दोबारा कैद होना पड़े। और उसको नसीहत करता है। ये उसकी आखिरी नसीहत होती है। वो बूढ़ा शख्स मर जाता है। अब एडमंड डोंटिस उसको वहाँ पे छोड़ के अपने सेल में चला जाता है और दीवार के बाहर से देखता है। वहाँ पे पहरेदार आता है खाना देने, तो देखता है कि सेल में कोई भी नहीं बोला। तो वो दरवाज़ा खोलता है, अंदर आता है, देखता है बूढ़ा शख्स मर चुका है। तो वो एक बोरी लाता है, उस बोरी के अंदर उस बूढ़े शख्स को डाल देता है। अब एडमंड डोंटिस को यहाँ पे ख्याल आता है, वो उस बूढ़े शख्स को बोरी में से निकाल के अपने सर में पहुंचा देता है और ख़ुद वहाँ पे उसके बोरी में खुद अपने आप को बंद कर लेता है। अब पहरेदार आते हैं, उसको उठाते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं। ऐसे अब एडमंड डोंटिस आज़ाद हो जाता है 13 साल बाद। 13 साल बाद वो आज़ाद हो गए, वो फ्रांस आता है मार्से अपने शहर में। वहाँ पे उसका वालिद जो फौत हो चुका होता है, उसकी कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं होता। वहाँ पे वो एक पुराने बंदे से मिलता है, वो भी उसको नहीं पहचानता। तो वो एडमंड डोंटिस के बारे में पूछता है। वो कहता है उसके ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगे थे और वो तो जेल में, अब वो मर गया, किसी को भी नहीं पता। तो वो बाकियों के हालात वगैरह पूछता है अपने दोस्तों के, और वो मर्सिडीज़ अपनी महबूबा के बारे में पूछता है। तो वो उसको यहाँ पे बताते हैं कि वो तो उसने फर्नांड मंडेगो से, उसके दोस्त से, एडमंड डोंटिस के दोस्त से उसने शादी कर ली है और वो अब पेरिस में शिफ्ट हो गई है। और डांगलर ने अपनी शिपिंग कंपनी बना ली है। और उसको मजिस्ट्रेट के बारे में पूछता है तो वो कहता है वो भी यहाँ से पेरिस चला गया। अब यहाँ पे वो काउंट मोंटी क्रिस्टो जो जजीरा होता है जहाँ पे वो ख़जाना होता है, वो उस जगह पे जाता है। वहाँ पे उसको ख़जाना मिल जाता है। ख़जाना मिलने के बाद वो आता है, वो पेरिस में अपनी थाट बार बनाता है, अपने आप को एक काउंट शो करता है, अपना एक बहुत बड़ा महल खरीदता है। वहाँ पे सारे लोगों को दावत में बुलाता है, वो इन लोगों को भी दावत में बुलाता है। तो खैर वहाँ पे मर्सिडीज़ नहीं आती और ना ही फर्नांड मंडेको आता है, लेकिन उसके दोनों दोस्त दूसरे जो होते हैं, डैंगलर और विलफोर्ड जो मजिस्ट्रेट था, वो वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे अब वो लालची लोग होते हैं, वो उनसे दोस्ती कायम कर लेता है उसके पैसे को देख कर। तो अब वो यहाँ पे बदले का जो सीन है ये शुरू होता है। वो जो मजिस्ट्रेट होता है उसको वो गिरफ़्तार करवा देता है और जो डैंगलर होता है उसकी शिपिंग कंपनी के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करके और उसके सारे शेयर्स खरीद के उसको कंगाल कर देता है। पीछे रह गया फर्नांड मंडेगो। फर्नांड मंडेगो उसका खसूसी दुश्मन होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा साजिश में किरदार उसका होता है। तो उसको वो फैसला फेस टू फेस मारने का करता है। मूवी में भी ये सीन ऐसे ही दिखाया गया
और मूवी में वो उसको एंड में मार देता है। अच्छा, अब इन फर्नांड और मर्सिडीज़ का एक बेटा होता है एल्बर्ट। असल में जब मर्सिडीज से मिलता है एडमंड डोंटिस, तो एडमंड डोंटिस उसको पूछता है कि तुमने इससे शादी क्यों कर ली, क्योंकि वो मर्सिडीज को पहचान लेती है, क्योंकि वो उससे प्यार करती होती है और उसको वो जानती होती है। तो वो कहती है मैंने 13 साल तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम नहीं आए, तो जब तुम पकड़े गए थे तो हमने शादी उस रात हमने एक रात बिताई थी जिसमें मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा था, तो मुझे इस बच्चे को बचाने के लिए फरनान से शादी करना पड़ी, ये मेरी एक मजबूरी थी। तो फरनान भी मर जाता है, उसका जो डेंगलर उसको वो गरीब कर देता है, वो खुदकुशी कर लेता है, और वो जो मजिस्ट्रेट होता है उसको वो कैद करवा देता है। ये सारी स्टोरी जो अलेक्जेंडर डुमास ने इसके अंदर अपने करेक्टर क्रिएट करके बयान की है, और ये बहुत ही एक अच्छा नावल है। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी मूवी मैं आगे भी आपको इसका बता चुका हूँ, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो 2002। ये एक एवरग्रीन मूवी है, आप इस मूवी को देखें, आपको मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।